Welcome to another informative video on law sessions. I am Riazuddin Qureshi. First of all, I request to subscribe my channel and press the bell icon if you haven't subscribed my channel. So, moving towards our topic, today's topic is Section 22 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. This section pertains to filing of appeal. So, how the appeal is filed and before which court the appeal will be filed. So, we are going to see in this topic. I'm sharing the screen to read out the relevant provisions, then we will discuss the same. Subject to subsection 2, any person aggrieved by a judgment, decree, sentence, or final order passed by a banking court may, within 30 days of such judgment, decree, sentence, or final order, prefer an appeal to the High Court. कोई भी शख्स जो किसी जजमेंट से डिक्री या सेंटेंस तो फाइनल ऑर्डर जो बैंकिंग कोर्ट पास करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है बिफोर हाई कोर्ट। आप अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते। अब यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे तो जैसे कि हमने सेक्शन में पढ़ा है, पिछले सेक्शन में पढ़ा है कि जो जज है बैंकिंग कोर्ट का वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज होता है। जो बैंकिंग कोर्ट का जज है वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज है। लिहाजा जब हम इसकी अपील फाइल करेंगे तो वो हम डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, जहां पर 2 जजेस इस अपील को सुनते हैं। क्योंकि पहले जज में जो बैंकिंग कोर्ट के जज थे उन्होंने जो फैसला दिया है वो एज सच जो पावर रखते हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर रखते हैं। लिहाजा अब हम जो अपील फाइल करेंगे वो डिवीजन बेंच के सामने फाइल करेंगे जो कि 2 जजेस होते हैं। अब अपील किस तरह फाइल करेंगे आप? जाहिर है कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो आपको एक नोटिस देना लाजमी है। सीपीसी में जिस तरह से मेंशन किया गया है इसी तरह से यहाँ भी एक नोटिस की बात की गई है कि आपने पहले प्रायर टू फाइलिंग दिस अपील यू हैव टू गिव अ नोटिस। तो नोटिस आप जो देंगे वो किस ऑर्डर के तहत देंगे? 43 ऑफ सीपीसी के तहत देंगे टू द रिस्पोंडेंट। तमाम रिस्पोंडेंट्स को आप नोटिस भेजेंगे, उसके साथ आपकी मेमो ऑफ अपील लगी हुई होगी और वो नोटिस जो है एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो कि इसमें मेंशन किया गया है और सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 में। उसके बाद सेक्शन 3 है इसका, तो सेक्शन 3 है द हाई कोर्ट शैल एट द स्टेज ऑफ एडमिशन ऑफ द अपील or at any time thereafter either suo motu or on the application of the decree holder decide by means of a reasons order whether the appeal is admitted in part or in whole depending on the facts and circumstances of the case as to the security to be furnished by the appellant. Section 22 का subsection 3 जो है वो एडमिशन के हवाले से है कि हाई कोर्ट जो है वो एडमिट कर सकती है पार्ट ऑफ द क्लेम या कंप्लीट आपकी जो अपील है वो उसमें ऑर्डर कर सकती है कि जी आप जो है जो डिक्रेटल अमाउंट है उसकी श्योरिटी जो है वो फर्निश करें जब जाके आपकी अपील सुनी जाएगी। तो इसमें 22 के 3 के अंदर हमें ये पता चला कि हम जब एडमिशन की स्टेज पे होगी हाई कोर्ट में, जब आप फाइल कर देंगे नोट एडमिशन के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि या तो अपील जो है वो आपकी कंप्लीट सुनी जाए या आपकी अपील पार्ट में सुनी जाए। पार्ट से मुराद यहाँ पर ये हो सकती है कि
जो आपने चीज एडमिट की है, जिस तरह के हमने अपने पिछले सेक्शंस में पढ़ा, 11 सेक्शन 11 जो था बैंकिंग ऑर्डिनेंस का इंटरिम डिक्री के हवाले से, कि जब आप 10(4) के अंदर एडमिट करते हैं कि आपने कितना क्लेम जो है, अमाउंट जो क्लेम कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आप रीपे कर चुके हैं, कितना अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग है। तो जब आप अमाउंट आउटस्टैंडिंग एडमिट करते हैं तो उसको में आपके इंटरिम डिक्री पास हो सकती है। लाइकवाइज हाई कोर्ट भी ये देखती है कि जो आपने अमाउंट एडमिट किया है उसके लिए कहा जा सकता है कि आप ये अमाउंट जो है वो जमा कराएं, तो फिर ये आपकी अपील सुनी जाएगी। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन ऑफ द अपील शैल नॉट प्री separate as a stay, and nor shall any stage be granted therein unless the decree holder has been given an opportunity of being heard, unless the appellant deposit in cash with the High Court an amount equivalent to the decree allowance। इसमें मजीद वजाहत कर दी गई है कि अपील जो आपकी एडमिट होगी, एडमिशन के बाद जो है स्टे की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप 1 माह के बाद ये करेंगे तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होना शुरू हो जाएंगी, और इन्हीं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए कोशिश की जाएगी कि इसमें अपील में स्टे मिल जाए, ताकि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो जजमेंट जो डिक्री है, जो डिक्री आपकी ऑपरेट हो रही है, उसको रोका जा सके। तो उसमें यह है कि डिक्री होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको फ्री सुना जाएगा, और उसके साथ साथ जो है डिपॉजिट इन कैश इन द हाई कोर्ट एन अमाउंट इक्वल टू द डिक्रीटेड अमाउंट। वही जो बात हम ऊपर कह चुके हैं कि इसमें कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है आपको कि जो डिक्रीटेड अमाउंट है वो आप जमा कराएं, ताकि आपकी अपील सुनी जा सके। Inclusive of cost, or in case of an appeal other than an appeal against an interim decree, at the discretion of the High Court, furnishes surety equivalent in value to such amount, and in the event of a stay being granted for a par or decretal amount only, the requirement for a deposit in cash or furnishing surety shall be stand reduced accordingly। इसमें जो कॉस्ट ऑफ फंड जो है, जो अगर इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से तो उसको रिड्यूस किया जाए, और हम बकाया जो डिक्रीटल अमाउंट है वो जमा कराने के लिए तैयार है, या डिक्रीटल अमाउंट हम पे करने के लिए तैयार हैं, आइदर इन कैश और एज सिक्योरिटी, तो उसमें कोर्ट रिड्यूस भी कर सकती है। एन अपील under subsection 1 shall be heard by a bench of not less than 2 judges of the High Court, and in case the appeal is admitted, it shall be decided within 90 days from the date of admission। अब यहाँ पर वही जो हम ऊपर कह चुके हैं कि अपील जो है वो 2 जजेस सुनेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के, और अगर अपील एडमिट हो जाती है तो उसका 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन में उसको डिसाइड करना है कि an appeal may be preferred under this section from a decree ex parte। अब ex parte की बात हो रही है। No appeal review revision shall lie against an order accepting or rejecting an application for leave to defend or any interlocutory order of the banking court which does not dispose of entire case before the banking court, other than an order passed under subsection 11 of section 15 or subsection 7 of section 19। बहुत से लोगों का ये सवाल था इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन के हवाले से, तो आज ये सवाल का आपका जवाब भी इसमें दे दिया गया है कि अगर कोई इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन बैंकिंग कोर्ट डिसाइड करती है आइदर वे, तो आप उसकी अपील नहीं फाइल कर सकते। आप अपील उस ऑर्डर की फाइल करेंगे जो कि फाइनल ऑर्डर होगा, जो कि उसके बाद हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं। अब जैसे कि लाइकवाइज अगर आपकी लीव टू डिफेंड रद्द होती है, क्योंकि लीव टू डिफेंड भी एक इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन है, और वो रद्द होने की सूरत में आप उसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते।
अब आप अपील में नहीं जा सकते, तो लिहाजा आफ्टर 1 मंथ द सूट विल बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूशन, और आपके पास टाइम बहुत कम होता है, लिहाजा आप बेहतर जो प्रोविजन हम यूज कर सकते हैं, जो बेहतर एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, वो ये है कि हम फौरन हाई कोर्ट में अपील फाइल करें ताकि हम उसमें स्टे ले सकें। उसके अलावा हमारे पास जो ऑर्डर सेक्शन 15 का सब सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 11 पे अगर ऑर्डर किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा सेक्शन 15 है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम ऑप्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। उसमें जो 15 का 11 का ऑर्डर है उसके ऊपर आप अपील फाइल कर सकते हैं, या एग्जीक्यूशन में जो 19 का सब सेक्शन 7 है उस पे आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी इंटरलॉक की एप्लीकेशन हैं उन पे से किसी पे भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस आपका जारी है। In order to stay the execution of a decree passed under subsection 2 shall automatically lapse on the expiry of 6 months from the date of the order, whereupon the amount deposited in the court shall be paid over the decree holder, or the decree holder may enforce the security by the judgment. यहाँ एक अच्छी एक प्रोविजन जो दिया गया है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही सपोर्ट करता है, आइदर वो कि अगर कोई एग्जीक्यूशन जो है स्टे हो जाती है और 6 मंथ्स का टाइम गुजर जाता है, तो जो अमाउंट डिक्री होल्डर ने डिपॉजिट किया है ऑनरेबल कोर्ट में, तो वो अमाउंट जो है वो वहां से लिया जा सकता है, और वो अमाउंट जो है अगेंस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री यूज किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेक्शन 22 अपील के हवाले से था कि आप अपील जो है वो किस तरह फाइल करेंगे, अपील के अंदर क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं। उसको हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अपील जो है वो फाइनल ऑर्डर, अपील जो आप फाइल करेंगे वो एक अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर करेंगे। वो फाइनल ऑर्डर जो है वो जजमेंट, डिक्री, सेंटेंस जो बैंकिंग कोर्ट पास करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करेंगे। माफ कीजिए। और दूसरे ये कि हम जब अपील फाइल करेंगे तो उससे 1 माह पहले हम जो है इसमें एक नोटिस देंगे। अपील फाइल करने से पहले हम इसमें नोटिस देंगे। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, तो जैसे ही हम हमारा खिलाफ अगर जजमेंट डिक्री आती है तो हमने फौरन जो है वो नोटिस भेजने हैं रेस्पोंडेंट्स को, क्योंकि हमें अपील जो है विदिन 1 मंथ फाइल करनी है। और नोटिस आप जो भेजेंगे वो ऑर्डर 43 रूल 3 में भेजेंगे। उस नोटिस के साथ आप जो है अपना मेमो ऑफ अपील जो है वो लगा के भेजेंगे, ताकि आपका एडमिशन के टाइम पे वो कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो अपील है वो फौरन सुनी जा सके। और उसमें जो आप जाहिर है कि जो वकील उसमें कोशिश करता है ईरान का जो उसमें स्टे लिया जा सके, ताकि जो डिक्री ऑपरेट हो रही है वो रुक सके। अपील एडमिट होने की सूरत में दोनों सूरतें हैं, या तो डिक्रेटल अमाउंट जमा कराने की कोर्ट कह सकती है, या आपकी जो श्योरिटी है उसको फर्निश करने के जो श्योरिटी की सूरत में भी कोर्ट कह सकती है या वो फर्निश करें डिक्रेटल अमाउंट। या कोर्ट ये भी कह सकती है कि जो अमाउंट आपने एडमिट किया है अपनी लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में, वो अमाउंट आप कोर्ट में जमा करा दें। यहाँ पर एक रियायत हमें मिल सकती है जो हमने आज गो थ्रू किया है, वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड अगर लगाया गया है उसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें उसके अलावा जो अमाउंट है डिक्रेटल अमाउंट वो हम पे करने, जमा कराने के लिए तैयार हैं। जो आपकी अपील है वो 2 जजेस सुनेंगे हाई कोर्ट के,
क्योंकि जो बैंकिंग बोर्ड के जज साहब होते हैं वो इक्वलेंट टू हाई कोर्ट जज होते हैं, और वो इसलिए ये अपील आपकी 2 जजेस सुनेंगे, और अपील आपकी एडमिट होने के बाद इसमें लिमिटेशन दी गई है 90 डेज की, कि 90 डेज के अंदर अंदर आपकी अपील जो है वो डिसाइड हो जाएगी। उसके अलावा जो इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन हैं उसके हवाले से इसमें वजाहत की गई है कि इसमें कोई इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन पे ना कोई आप अपील फाइल कर सकते हैं, ना रिव्यू फाइल कर सकते हैं, ना रिवीजन फाइल कर सकते हैं, माँ सिवाय इसके कि जो हम सेक्शन 15 का सबसेक्शन 11 है और 19 का सबसेक्शन 7 है, जो कि फाइनल ऑर्डर्स हैं बैंकिंग कोर्ट जो पास करती है बैंकिंग के मैटर में, तो उसके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। स्टे के लिए जो है अगर कोई स्टे ग्रांट हुआ है तो वो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। जो अमाउंट जमा किया गया है कोर्ट में वो जो है वो डिक्री होल्डर ले सकता है, और उसकी जो श्योरिटी अगर उसने फर्निश की है तो उसको भी वो इन कैश करा सकता है, ताकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो आपका डिजिटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें जमा करवाई जा सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सेक्शन 22 पे था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो है का टॉपिक किसी हद तक समझाने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इंशाल्लाह हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और अब आज 22 सेक्शन हो चुके हैं, बाकी 2 सेक्शंस और हैं। 24 सेक्शंस हैं जो कि इस वक्त जो हम अमूमन प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी सेक्शन 23 और 24 पे होगी, लिहाजा आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्लान है वो सीपीसी, सीआरपीसी और फैमिली लॉ की तरफ डेली की बुनियाद पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक वीडियो अपलोड की जा सके आप लोगों के लिए, ताकि आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।